Hello guys, welcome back to the channel. So today we are discuss drugs of the GI system. तो ये सेकंड लेक्चर है GI सिस्टम का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कुछ टॉपिक, और आज के जो लेक्चर में वो पेप्टिक अल्सर और एंटी डायरियल ड्रग्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर की। तो पेप्टिक अल्सर के अंदर हम लोग देखेंगे पेप्टिक अल्सर होता क्या है, उसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, उसके ड्रग्स कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, फिर उसके बाद करेंगे एंटी डायरियल की बात। तो पेप्टिक अल्सर, तो पेप्टिक अल्सर आर द ओपन सोर्स दैट डेवलप्ड ऑन द इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेप्टिक अल्सर ओपन सोर्स होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं इनसाइड द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड अपर पोर्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा जीआई ट्रैक है, तो जीआई ट्रैक का ये ईसोफेगस पार्ट है, ये अपना स्टोमक है, फिर इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता। तो स्टोमक की जो इनसाइड लाइनिंग है इस पे वुंड फॉर्मेशन या सोर फॉर्मेशन हो जाते हैं, मतलब इस पे घाव बन जाते हैं, ठीक है ना, घाव। तो वो सोर और वुंड बन जाते हैं, उसके कुछ अलग अलग रीजन होते हैं, जैसे एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो इनसाइड जो लाइनिंग है ये वाली अंदर वाली लाइन, इस पे घाव बन जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और अगर ड्यूडनम रीजन में है तो उसको ड्यूडनल अल्सर बोलते हैं। जब ये घाव बन जाते हैं तो उसके बाद इरिटेशन स्टार्ट होने लगती है। तो इसके मतलब क्या क्या सिम्टम आएंगे जब पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो जाएगा स्टोमक और ड्यूडनम के अंदर, तो कुछ साइन और सिम्टम अराइज होते हैं बॉडी में, जैसे नोजिया स्टार्ट हो जाती है, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग आने लगती है। अब घाव भर रहे हैं इनसाइड लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड ड्यूडनल अल्सर, तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होगी। तो पेप्टिक अल्सर के केसेस में ब्लीडिंग भी होती है और एब्डोमिनल पेन भी होता है। जब कहीं पे भी कोई इंजरी हो रही, टिश्यू और सेल इनसाइड इंजरी हो रही है, तो एब्डोमिनल पेन भी स्टार्ट हो जाता। और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगती है। अगर जब भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियसली वेट लॉस होगा, तो इस कंडीशन में वेट लॉस भी होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ साइन और सिम्टम है पेप्टिक अल्सर के। अब बात करें इसके टाइप्स की, कितने टाइप के पेप्टिक अल्सर होते हैं। तो पेप्टिक अल्सर बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो जो फर्स्ट है वो है गैस्ट्रिक अल्सर, सेकंड है ड्यूडनल अल्सर और थर्ड है ईसोफेजियल अल्सर। अब गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक जो टर्म है वो बेसिकली स्टोमक के लिए यूज होता है। तो जो अल्सर स्टोमक के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडनल अल्सर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडनम। तो ड्यूडनम के अंदर जो अल्सर फॉर्मेशन, जो वुंड या फिर सोर फॉर्मेशन हो रही है ड्यूडनम के अंदर, तो उसको बोलेंगे ड्यूडनल अल्सर। और लास्ट है ईसोफेजियल अल्सर। अब जो ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका काम होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन कराना, वो माउथ से स्टोमक तक फूड को ट्रांसफर करता। अगर इसके अंदर कहीं पे वुंड या फिर सोर भर रहा है तो उसको हम बोलेंगे ईसोफेजियल अल्सर। तो ये 3 टाइप के अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर एंड ईसोफेजियल अल्सर। अब बात करें इसके कॉजेस या कॉजेटिव एजेंट क्या क्या हो सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन या किसी डिजीज का कोई एक पर्टिकुलर कॉज तो होता नहीं, मल्टीपल फैक्टर वेरी करते हैं और एक से ज्यादा कॉजेज होते हैं किसी भी डिजीज कंडीशन के। तो हम बात कर रहे हैं कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच मतलब हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमन कॉज है। सबसे ज्यादा मतलब बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा जो कॉमन कॉज है वो एच पाइलोरी बैक्टीरिया ही है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनएसएड। एनएसएड ये ड्रग्स होते हैं, ये क्लास है ड्रग्स का। अगर उनका यूज ज्यादा कर रहे हैं एनएसएड्स का, तब भी तुम्हें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो मतलब हर डिजीज कंडीशन का कॉज है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल में वो एक्सेसिव, अगर ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल तो ज्यादा मत ही करना, ठीक है ना, लिमिट में ही रखना। कोई भी चीज कर रहे हो वो लिमिट में रहेगी तभी तक ठीक है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल इनका कंजप्शन कर रहे हो, अगर ओवर कर रहे हो तो वो भी हार्मफुल है बॉडी के लिए। और ये मतलब मेजर मतलब बेसिक कॉज हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर के। ओवर स्ट्रेस या फिर ओवर प्रोडक्शन ऑफ द HCl। HCl मतलब एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो स्टोमक के अंदर ही प्रोडक्शन होता है। इसका प्रोडक्शन जो मतलब HCl जो एसिड है वो स्टोमक के अंदर ही रिलीज होती है। और जो एंजाइम होती है पेप्सिनोजिन, उसको वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, उसको कन्वर्ट करती है पेप्सिन के अंदर। वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो इसका मेन काम होता है डाइजेशन में हेल्प करता है HCl।
अगर HCl का प्रोडक्शन भी ज्यादा हो रहा तो जो इंटरनल लाइनिंग है जो इंटरनल लाइनिंग होती है स्टोमक, उसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते, गॉबलेट सेल रिलीज करते हैं म्यूकस। तो जब ओवर प्रोडक्शन होगा तो म्यूकस भी वहां से डैमेज होगा। जब म्यूकस का काम होता है प्रोडक्शन करना, जब म्यूकस डैमेज हो जाएगा तो जो इनर लाइनिंग है वो अफेक्ट हो जाएगी, तो ये भी कॉज कर सकता है पेप्टिक अल्सर। तो ये कॉजेस और टाइप कंप्लीट हुए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना, वो अच्छे से करें क्लासिफिकेशन ऑफ द पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में जो ड्रग देते हैं तो ड्रग किस बेसिस पे देंगे, जो उसके कॉजेस होंगे, जो उसके साइन और सिम्टम होंगे, उसी के बेसिस पे हम लोग ड्रग देंगे। तो एसिड का सिक्रीशन हो रहा था, एसिड का सिक्रीशन कॉज कर रहा था पेप्टिक अल्सर, तो एसिड को रोकने वाले ड्रग देंगे। एसिड का प्रोडक्शन हो रहा था तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए न्यूट्रलाइजर देंगे। अब कोई वुंड फॉर्मेशन हो रहा था, सोर फॉर्मेशन हो रहा था, तो वहां पे प्रोटेक्टिव अल्सर प्रोटेक्टिव देंगे। उसमें क्या होता कि जो वुंड होता है, जो भी घाव होता है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो HCl डायरेक्ट जाके वहां पे हिट नहीं करता है, तो जो वुंड होता है वो ज्यादा बढ़ता नहीं है। और अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस कर रहे हैं तो उस कॉजेज में एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल ड्रग देंगे। तो उसी के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले वो है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर्स, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर। तो इसके अंदर क्या इसके अंदर वो सब ड्रग दे रहे हैं जो गैस्ट्रिक एसिड के प्रोडक्शन को कम कर रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली 3 आते हैं, H2 एंटीहिस्टामिनिक, एंटीकोलिनर्जिक और PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये तीनों क्लास है, ये तीनों क्लास का वर्क एक ही है कि ये तीनों क्लास है एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं। एसिड का प्रोडक्शन कम होगा स्टोमक के अंदर तो जो पेप्टिक अल्सर के चांसेस है वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। तो H2 एंटीहिस्टामिनिक के अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, सेमिटेडिन आता है, रेनिटेडिन आता है, फेमोटेडिन आता है और रोक्साटेडिन आता है। ये सब आते हैं H2 एंटीहिस्टामिनिक, और H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग होते हैं वो एसिड के प्रोडक्शन को कम कराते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो ये दिए जाते हैं इनका भी यही फंक्शन होता है, जो सिक्रीशन है उसको इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक के अंदर 2 ड्रग आते हैं बेसिकली, एक तो आता प्रोपेंथिलीन, दूसरा आता ऑक्सीफिनोनियम। ये दोनों प्रोपेंथिलीन एंड ऑक्सीफिनोनियम एंटीकोलिनर्जिक के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का सेम फंक्शन इन्हीं दोनों की तरह, ये भी जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। तो इसके अंदर भी कुछ ड्रग आते हैं जैसे ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल और लेसनोप्राजोल। ये मतलब ये ब्रेकफास्ट करने से पहले दिए जाते हैं ये ड्रग PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट बात कर रहे हैं गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर। तो एसिड का प्रोडक्शन अब हो गया, तुमने रोक नहीं पाया, गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया, वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज कर दी स्टोमक के अंदर। अब उसके लिए न्यूट्रलाइजर देंगे, तो ये एसिड होते तो बेस देते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो न्यूट्रलाइज हो जाता, तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर देते हैं। तो गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते सिस्टमिक, दूसरे होते नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक के अंदर 2 ड्रग आते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट ये दोनों आते सिस्टमिक के अंदर। नॉन सिस्टमिक के अंदर आते मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, मेगाल्ड्रेट आता है और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट आता है। ये नॉन सिस्टमिक के अंदर है। जो न्यूट्रलाइजर है ये बेस होते हैं, जो गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक के अंदर एसिड पहले से प्रेजेंट है तो इनको ओरली देते हैं, ये जाके एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट है अल्सर प्रोटेक्टिव। तो अल्सर प्रोटेक्टिव अगर वो वुंड फॉर्मेशन हो गया, कोई पेप्टिक अल्सर बन चुका है, फॉर्मेशन हो गया पेप्टिक अल्सर का, तो उस कंडीशन में ये उस जो भी वुंड फॉर्मेशन हुआ है, जैसे ये स्टोमक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कोई वुंड फॉर्मेशन हो गया, तो जब ये पेप्टिक वो अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग देंगे जिसमें सुक्राल्फेट और CVS आता है, कोलोइडल विस्मस सब्सट्रेट, तो ये दोनों अल्सर प्रोटेक्टिव है, सुक्राल्फेट एंड CVS। तो जैसे ये वुंड फॉर्मेशन हो गया तो यहाँ पे ये कोई वुंड बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसे। तो जब ये ड्रग देंगे तो ये जाके इसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे ऐसे, तो लेयर फॉर्मेशन कर लेंगे तो HCl आगे डायरेक्ट जो ये साइड है इस पे हिट नहीं करेंगे, तो जो भी अल्सर फॉर्मेशन हुआ उसके ठीक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और जो अल्सर है वो ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, मतलब ये स्प्रेड नहीं करेगा और एरिया में। तो इसका फंक्शन ये होता है अल्सर प्रोटेक्टिव का, ठीक है ना।
नेक्स्ट है वो एंटी एच पाइलोरिक ड्रग। तो एंटी एच पाइलोरिक ड्रग में बेसिकली हम लोग देते हैं मतलब एंटी बैक्टीरियल ड्रग। तो एंटी बैक्टीरियल मतलब ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो कॉज करता है पेप्टिक अल्सर, तो इसको रोकने के लिए हम लोग एंटी बैक्टीरियल ड्रग देते हैं। तो एंटी बैक्टीरियल ड्रग के अंदर आता है अमोक्सिसिलिन आता है, टेट्रासाइक्लिन आता है, टिनिडाजोल आता है, मेट्रोनिडाजोल। ये क्लासिफिकेशन था पेप्टिक अल्सर का। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देख लिया, तो अब क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसिड न्यूट्रलाइजर की। एसिड न्यूट्रलाइजर के अंदर दो आ रहे थे, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक। तो एंटा एसिड के अंदर दो आते हैं। एंटा एसिड होते क्या है, जो मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ये वीक बेस होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटा एसिड्स आर द वीक बेस दैट न्यूट्रलाइज द एसिड। तो ये वीक बेस होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, ये पीएच को बढ़ा देते हैं। जो स्टोमक का अपना पीएच है उसको इंक्रीज कर देते हैं। जैसे नॉर्मली 1.2 पीएच होता है स्टोमक को, तो ये जो बेस है, बेस जब जाते हैं स्टोमक के अंदर तो ये पीएच को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, अब ये दो तरह के थे, एक तो थे सिस्टमिक, दूसरे थे नॉन सिस्टमिक। तो सिस्टमिक एंटा एसिड थे वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर थे, वाटर के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्युबल थे, इजीली वाटर के साथ मिक्स हो जाते, और उनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा फास्ट था, रैपिड एब्जॉर्प्शन था। बट जो सिस्टमिक थे वो CO2 का प्रोडक्शन कर रहे थे। CO2 का प्रोडक्शन होता तो डिस्टेंशन होता और डिस्कम्फर्ट होता है एब्डोमेन के अंदर। तो ये इनका ड्रॉबैक था सिस्टमिक एंटा एसिड्स का। तो सिस्टमिक एंटा एसिड्स दो आ रहे थे, एक तो आ रहा था सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा आ रहा था सोडियम सिट्रेट। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता वो 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता 12 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl को, ठीक है ना। तो जो सोडियम सिट्रेट होता वो 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl। बट जो सोडियम सिट्रेट होता है वो CO2 का प्रोडक्शन नहीं करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 का प्रोडक्शन करता है, CO2 का प्रोडक्शन करेगा तो डिस्कम्फर्ट और डिस्टेंशन होगा एब्डोमेन के अंदर। बट जो सोडियम सिट्रेट है वो CO2 का प्रोडक्शन नहीं करता है। नेक्स्ट है नॉन सिस्टमिक। अब सिस्टमिक हाईली वाटर सॉल्युबल था, नॉन सिस्टमिक वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं। इसका रैपिड एब्जॉर्प्शन था, नॉन सिस्टमिक का रैपिड एब्जॉर्प्शन नहीं है। ये CO2 का प्रोडक्शन कर रहे थे, नॉन सिस्टमिक CO2 का प्रोडक्शन नहीं करते। अब इसके अंदर एग्जांपल आते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मेगाल्ड्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो 0.3 ग्राम न्यूट्रलाइज करता है 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl को। बट जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन होती है, जिसके अंदर बोन होलो हो जाती है, फ्रेजाइल हो जाती है, वीक हो जाती है। तो उस कंडीशन में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं देंगे, क्योंकि ये जो अपना गट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहां से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है उसको रिड्यूस कर देता। तो जब भी अगर ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन है उस कंडीशन में हम लोग एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं देंगे, क्योंकि जो गट है अपना उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता है 30 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl को। कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम न्यूट्रलाइज करता है 20 मिली इक्विवेलेंट को। और ये जो एंटा एसिड्स है, तो जब भी हम लोग एंटा एसिड देते हैं तो एंटा एसिड जो PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और H2 एंटीहिस्टामिनिक, इनका एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। अगर तुमने ये पहले से दे रखी है एंटा एसिड किसी पेशेंट को, उसके बाद ये ड्रग दे रहे हो तुम लोग, तो इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा कम होगा और इनका इफेक्ट भी कम ही आएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये रिड्यूस कर दे, जो एंटा एसिड है वो रिड्यूस कर देते एब्जॉर्प्शन ऑफ द PPI एंड द H2 हिस्टामिन्स। अब नेक्स्ट जो क्लास है वो है H2 हिस्टामिन्स। तो H2 रिसेप्टर होते हैं, H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। उससे हिस्टामिन आके बाइंड होता, तो हिस्टामिन जो गैस्ट्रिक एसिड है उसका सिक्रीशन बढ़ा देता, HCl का सिक्रीशन बढ़ देता। H2 रिसेप्टर है, H2 रिसेप्टर। तो इस रिसेप्टर पे आके हिस्टामिन बाइंड करेगी। जब हिस्टामिन बाइंड कर जाएगी तो उसके बाद HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा स्टोमक के अंदर। तो हम लोग एंटी H2 हिस्टामिनिक देते हैं। तो इस कंडीशन में जब एंटागोनिस्ट देते हैं तो एंटागोनिस्ट हिस्टामिन को एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं और वो रिड्यूस करते हैं HCl का सिक्रीशन। बट जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो जैसे पहले एब्जॉर्प्शन हो रहा था वैसा उसका बाद में एब्जॉर्प्शन होगा। जो H2 एंटाहिस्टामिनिक का उनका हाफ लाइफ होता है 1 से 4 घंटे, ठीक है ना।
जो हाफ लाइफ होती है वो 1 से 4 घंटे होती है H2 एंटीहिस्टामिनिक की। जो सेमिटेडिन, फेमिटेडिन, रेमोटेडिन ये सब ड्रग है। एग्जांपल ऑफ H2 हिस्टामिनिक तो सेमिटेडिन है, फेमोटेडिन है, रेनिटेडिन है। तो जो सेमिटेडिन है वो पहला ड्रग था जो H2 हिस्टामिनिक का डेवलप्ड हुआ था इन 1917। 1970 के अंदर जो पहला H2 हिस्टामिनिक ड्रग है वो सेमिटेडिन था। अब बात कर रहे हैं हाँ मतलब इसके इंडिकेशन हम लोग कहाँ कहाँ दे सकते हैं। तो जो H2 हिस्टामिनिक ड्रग है तो वो तो पेप्टिक अल्सर हो गया उस कंडीशन में दे सकते, ड्यूडनल अल्सर हो गया उस कंडीशन में दे सकते, GERD GERD हो गया उस कंडीशन में दे सकते, या फिर जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया उस कंडीशन। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो अपनी जो पेनक्रियास या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस सब कंडीशन हम लोग H2 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग दे सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का भी सेम फंक्शन है H2 हिस्टामिनिक के अंदर। ये भी जो गैस्ट्रिक एसिड है उसके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। तो पैराइटल सेल्स होते हैं स्टोमक के अंदर तो प्रोटॉन रिलीज करते हैं। जब प्रोटॉन रिलीज करते हैं तो प्रोटॉन हेल्प करता है एसिड के सिक्रीशन में। तो जब प्रोटॉन रिलीज होता है पैराइटल सेल से तो एसिड का सिक्रीशन भी बढ़ता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो वो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है वो H आयन और प्रोटॉन को ही मतलब उसके सिक्रीशन को उसके रिलीज को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं। और ये एडमिनिस्टर करे जाते हैं खाना खाने से। जब भी तुम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो मॉर्निंग में तो उसके लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटे पहले प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कंज्यूम किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है, जिससे जो मतलब जो प्रोटॉन है उसका एक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे प्रोटॉन रिलीज नहीं होगा तो एसिड का सिक्रीशन भी नहीं होगा खाना खाने के बाद। मोस्टली जब हम लोग खाना खाते हैं उसी टाइम पे जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका सिक्रीशन होता है तो उसको पहले ही दे देते हैं, जिससे कि मतलब खाना खाने के टाइम पे ज्यादा इसका सिक्रीशन ना हो। और जब भी तुम PPI दे रहे हो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो लगभग 24 घंटे तक एसिड का सिक्रीशन नहीं होता, बहुत ना के बराबर होता या फिर होता ही नहीं है। और इसका जो डोज होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का, जो ड्रग आते हैं इसके अंदर पेंटाप्रोजोल, ओमिप्रोजोल, लेस्नोप्रोजोल, जो इनका डोज होता है वो होता है 20 to 40 mg। इनको ओरल और IV भी दे सकते हैं। 20 से 40 mg इसका डोज होता है, BD में चलते हैं और इनको ओरल और IV भी देते हैं। एग्जाम्पल आते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर ओमिप्राजोल, पेंटाप्रोजोल, लेस्नोप्रोजोल। और इसके इंडिकेशन मतलब कहाँ पे हम लोग दे सकते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो पेप्टिक अल्सर कंडीशन हो गया तो पेप्टिक अल्सर कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं। जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम हो गया, बताया था कि ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर या फिर पेनक्रियास के अंदर, तो उस कंडीशन में हम लोग दे सकते हैं PPI। GERD हो गया, GERD उस कंडीशन में दे सकते। स्ट्रेस अल्सर हो गया उसमें दे सकते। ड्यूडनल अल्सर हो गया उस कंडीशन में भी हम लोग दे सकते हैं ये सब ड्रग्स। और इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लूज स्टूल आ सकती है, हेडेक हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के। नेक्स्ट इज अल्सर प्रोटेक्टिव। तो अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर बेसिकली 2 ड्रग आते हैं, एक तो सुक्रालफेट आता है, दूसरा आता है CVS, कोलोइडल विस्मस सब्सट्रेट। ये दोनों ड्रग आते हैं अल्सर प्रोटेक्टिव के अंदर। तो जो अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं जहाँ पे भी वुंड या फिर सोर बन जाता है स्टोमक के अंदर या फिर ड्यूडनम के अंदर, वहां पे एक लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अल्सर प्रोटेक्टिव जेल्स फॉर्म अ लेयर ओवर द अल्सर रीजन ऑफ द स्टोमक। तो जो अल्सर प्रोटेक्टिव होते हैं जहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाता है, वुंड बन जाता है, उसके ऊपर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे HCl डायरेक्ट उस वुंड के कांटेक्ट में नहीं जाता। जब डायरेक्ट HCl उस वुंड के कांटेक्ट में नहीं जाएगा तो जो अल्सर वो और ज्यादा ग्रो नहीं करेगा और उसके चांसेस बढ़ने के कम हो जाते हैं, ठीक है ना। बैरियर का काम करता है, जो ये लेयर है ये बैरियर का काम करती है दोनों के बीच में, HCl के और मतलब वुंड के बीच में लेयर बना लेती है, तो बैरियर का काम करती है, दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती है। तो फॉर्म अ सीडो बैरियर एंड प्रोटेक्ट एट लीस्ट अप्रोक्स 6 आवर, 6 घंटे तक ये प्रोटेक्ट करती है। जैसे तुमने अभी कोई ड्रग दे दिया मतलब अल्सर प्रोटेक्टिव का, सुक्रालफेट दे दिया, CVS दे दिया, तो 6 घंटे तक तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी HCl से तुम्हारे मतलब जो अल्सर को। और इसका जब ये तुम दे दोगे अल्सर प्रोटेक्टिव तो ये लेयर फॉर्मेशन कर लेते, जो इनसाइड लाइनिंग होती है स्टोमक की, ये अपना स्टोमक है, ठीक है ना। तो ये अपना स्टोमक है, तो यहाँ पे कोई अल्सर क्रिएट हो गया तो जब तुम ये ड्रग दोगे तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, ऐसे ये लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये लेयर प्रोटेक्ट करेगी
इस वुंड को HCl से, HCl रिलीज हो रहा है इसके अंदर स्टमक के अंदर, तो इससे प्रोटेक्ट करेगी HCl से, ठीक है ना, प्रोटेक्ट करेगी तो लेयर फॉर्मेशन कर लेगी। जब लेयर फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो जो हमारा गट है, स्टमक है, वहां से जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा, तो पुअर एब्जॉर्प्शन होने लगता है इसके अंदर। तो एब्जॉर्प्शन इज पुअर, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट तुम खाओगे उसका एब्जॉर्प्शन पुअर होगा, और जो ये ड्रग होगा वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे फीसेस के थ्रू, जो अपना स्टूल होता है उसके थ्रू ये ड्रग पास आउट हो जाएंगे। डोज की बात करें तो 1 ग्राम क्यूडी में दिया जाता है बिफोर मील, मतलब जब भी तुम खाना खाते हो उससे पहले ये ड्रग PPI और अल्सर प्रोटेक्टिव जस्ट बिफोर द मील दिए जाते हैं, अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 घंटे पहले दे देते हैं, ठीक है ना। तो 1 से 1.5 घंटे पहले देंगे तो ये अपनी लेयर फॉर्मेशन कर लेगा, तुम खाना खाओगे, खाने के बाद HCl का प्रोडक्शन होगा, तो HCl तुम्हारे जो उस वुंड को अफेक्ट नहीं करेगा। जो दूसरा इसके अंदर एग्जांपल है इसका अल्सर प्रोटेक्टिव, वो है CBS, कोलोइडल बिस्मथ सब्सट्रेट। तो इसका भी सेम फंक्शन है, ये भी एक लेयर फॉर्मेशन कर लेता, प्रोटेक्ट करता है वुंड को HCl से। और इसकी डोज की बात करें तो 120 mg QID में देते हैं इसके अंदर। और इसके मतलब एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ड्राई माउथ होती है, हेडेक होता है। इसके अंदर भी वही कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, मतलब साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन होता है, ड्राई माउथ होता है, हेडेक होता है। और CBS के अंदर भी साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन होता है, ड्राई माउथ होता है और हेडेक होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो क्लासिफिकेशन का पार्ट था वो H पाइलोरिक जो बैक्टीरिया था वो कॉज कर रहा था अपना पेप्टिक अल्सर, तो वहाँ पे एंटी H पाइलोरिक ड्रग देते हैं, मतलब एंटी बैक्टीरियल ड्रग देते हैं। तो H पाइलोरिक मतलब मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है पेप्टिक अल्सर का। तो ये बैक्टीरिया होता है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो जो H पाइलोरी बैक्टीरिया वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें 20 से लेके 70% नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर ये बैक्टीरिया मतलब पाया जाता है। बट जहाँ पे डोमिनेट कर जाता है, जहाँ पे फैक्टर्स को मिल जाता है, एनवायरमेंट मिल जाता है, उस कंडीशन में पेप्टिक अल्सर कॉज करता है। ये पेप्टिक अल्सर भी कॉज करता है, गैस्ट्राइटिस भी कॉज करता है और कैंसर, ये तीनों चीजें कॉज करता है H पाइलोरिक बैक्टीरिया। तो इसके अंदर हम लोग एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे अमोक्सिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया और टिनिडाजोल हो गया। ये सब ड्रग्स हम लोग यूज करते हैं मतलब एंटी H पाइलोरिक ड्रग के अंदर। तो ये हमारा जो पेप्टिक अल्सर का टॉपिक था, ये पेप्टिक अल्सर का क्लासिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंटी डायरियल ड्रग्स की। नेक्स्ट डायरिया। तो डायरिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर 24 घंटे के अंदर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल 3 से ज्यादा टाइम बार स्टूल पास कर रहा है, तो उसका अकॉर्डिंग टू WHO तो उस कंडीशन को हम लोग डायरिया बोलते हैं। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंडिविजुअल है 3 टाइम से ज्यादा अगर स्टूल पास कर रहा है तो उसको डायरिया कैटेगरी में रखते हैं। अब डायरिया के कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तो वो बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकता है, प्रोटोजोअल हो सकता है, IVD हो सकती है, टॉक्सिन और ड्रग्स, ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल से नीचे, तो उनके अंदर मोर्टिलिटी और मॉर्बिलिटी रेट होती है वो बहुत ज्यादा होती है डायरिया की वजह से। तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 1.5 से 2.5 मिलियन डेथ होती है पर ईयर, मतलब पूरे वर्ल्ड में जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं उनके। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर मतलब एवरी डे 1000 बच्चों की डेथ होती है डायरिया से इंडिया के अंदर। और पूरे वर्ल्ड की ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो उसमें 1.5 से 2.5 मिलियन जो बच्चे होते हैं 5 साल से छोटे उनकी डेथ होती है एनुअली। तो डायरिया बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एक तो एक्यूट डायरिया, दूसरा क्रॉनिक डायरिया। जो डायरिया 2 वीक से कम रहता है उसको तो एक्यूट डायरिया बोलते हैं, लेस देन 2 वीक, ठीक है ना, वो एक्यूट डायरिया के अंदर आता है। जो डायरिया 2 वीक से ज्यादा रहता है उसको बोलते हैं क्रॉनिक डायरिया के अंदर। तो जो डायरिया की कंडीशन होती है इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब स्टूल पास आउट होता है, फीसिस पास आउट होती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसके अंदर प्रॉपर उसका वाटर होता है, उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी होता है और वाटर का भी प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। तो वहाँ पे फीसिस का पूरा जो फीसिस का फॉर्मेशन होता है वो कंप्लीट फीसिस का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो वाटरी फीसिस बॉडी से बाहर जाती है क्योंकि जो ट्रांजिट टाइम होता है वो ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ट्रांजिट टाइम का मीनिंग है
लार्ज इंटेस्ट वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके जो स्टूल फॉर्मेशन होती है लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन से जो टाइम लगता है स्टूल को पास होने में, बॉडी से बाहर जाने में, उसको बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। तो ट्रांजिट टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, डायरिया के अंदर, ठीक है ना। तो स्टूल का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो हमें फ्लूइड थेरेपी देने पड़ती है, ओआरएस देना पड़ता है। और जो कुछ ड्रग्स हैं, क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एंड और जो डायरिया कंडीशन है इसके अंदर जो जीआई सिस्टम उसकी मोटिलिटी भी बढ़ जाती है। जब मोटिलिटी बढ़ जाएगी तो एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाएगा तो मतलब अच्छे से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, तो स्टूल के साथ वाटर भी बॉडी से डिस्चार्ज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट बात करें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरियल ड्रग्स की, तो सबसे एंटी मोटिलिटी एजेंट देते हैं। तो डायरिया के अंदर जो मोटिलिटी होती है जीआई सिस्टम की वो बढ़ जाती है, तो हम लोग को यहाँ पे एंटी मोटिलिटी एजेंट देने पड़ते हैं। तो उसके अंदर मॉर्फिन, कोडिन एंड लोपेरामाइड आते हैं। ये तीनों जो ड्रग है वो एंटी मोटिलिटी एजेंट है, ये कर जीआई सिस्टम की मोटिलिटी को कम करते हैं। जब जीआई सिस्टम की मोटिलिटी कम हो जाएगी तो एब्जॉर्प्शन बेटर होगा, स्टूल का फॉर्मेशन अच्छे से होगा, वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, प्रॉपर स्टूल फॉर्मेशन होगी और बॉडी से नॉर्मली पास आउट हो जाएगी, बॉडी से वाटर का डिस्चार्ज नहीं होगा। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो है कैनाबिनॉइड एगोनिस्ट। तो जो कैनाबिनॉइड एगोनिस्ट होते हैं इनका भी सेम इनकी तरह वर्क होता है, ये भी हेल्प करते हैं जो जीआई सिस्टम की जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है उसको डिक्रीज करते हैं। इसके अंदर भी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और मोटिलिटी बढ़ जाती है जीआई सिस्टम की, तो उसको ये रिड्यूस करते हैं। तो इसका जो एग्जांपल है वो है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल, ठीक है ना, इसका एग्जांपल है टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। जो नेक्स्ट क्लास है वो है एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का मीनिंग क्या है, अब यहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो यहाँ पे ऐसे कुछ ड्रग देते जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कराए न्यूट्रिएंट का, वाटर का। तो एडजॉर्बेंट के अंदर देते कोलिन देते, पैक्टिन देते, चौक एंड चारकोल, ये सब ड्रग्स देते हैं एडजॉर्बेंट के अंदर। कोलिन हो गया, पैक्टिन हो गया, चौक हो गया, चारकोल हो गया। इनका फंक्शन, इनका वर्क क्या होता है, ये जो न्यूट्रिएंट है और जो भी वाटर वगैरह उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कराते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट एंटी माइक्रोबियल एजेंट। अब जो डायरिया की कंडीशन है वो बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ भी कॉज करा रहे थे, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इनके लिए हमें एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट देने पड़ते, तो उसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन, ओफ्लॉक्सिसिन, मेट्रोनिडाजोल ये सब देते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर। और प्रोबायोटिक्स मतलब जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जिसमें लैक्टोबैसिलस देते हैं, जो प्रोबायोटिक्स के अंदर आता है, वो हमारे मतलब जो गट होता है उसका जो हमारे गट के अंदर प्रॉपर हेल्प करता है इसके प्रॉपर न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में। और जो लास्ट में हम लोग ORT देते, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के अंदर ORS सॉल्यूशन देते, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते, तो उसके अंदर एक तो NaCl आता, दूसरा KCl आता, तीसरा आता ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। तो जो NaCl होता है वो 2.6 ग्राम होता है, KCl होता है वो 1.5 ग्राम होता है क्वांटिटी में, ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम होता है, ग्लूकोज होता है 13.5 ग्राम, वाटर होता है 1 लीटर। तो इसकी जो टोटल ऑस्मोलैरिटी हो जाती है वो हो जाती है 245 मिलीमोल पर लीटर। तो डायरिया के अंदर हाइड्रेशन थेरेपी बहुत ज्यादा जरूरी होती, क्योंकि डिहाइड्रेशन की जो बच्चों की इसमें डेथ हो रही थी डायरिया के अंदर, उसका अभी जो मेन कॉज है वो है डिहाइड्रेशन। डायरिया के अंदर वाटर का डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता बॉडी से, तो बॉडी में पानी की कमी हो जाती, फ्लूइड डेफिसिट बॉडी हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह ही जो मेन कॉज होता डेथ का वो डिहाइड्रेशन होता। तो इसके अंदर डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता। अगर डिहाइड्रेशन को मेंटेन नहीं किया, डिहाइड्रेशन की कंडीशन सीवियर होती गई तो पर्सन की डेथ ऑब्वियसली हो ही जाएगी। तो इसमें सबसे पहले ORT थेरेपी देते हैं, हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, उसके बाद ड्रग्स चलाते। तो इसका क्लासिफिकेशन था। तो जो हमारा जो GI चैप्टर का जो फार्माकोलॉजी है वो कंप्लीट हो गई, और इस चैप्टर के आप लोग को नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू।